कोई दिनगर जिंदगानी और है, अपने जी में हमने ठानी और है। आज हम दीवाने गालिब की गज़ल नंबर 160 पढ़ने की कोशिश करेंगे। बड़ी ही खूबसूरत छोटे बहर की छोटे मीटर की गज़ल है। इसमें जो रदीफ़ है और है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हमारी ज़बान में अगर आप कहें कि आज का मौसम कुछ और ही है या और है, तो इसके कई मीनिंग्स हो सकते हैं, कई रंग उभर के आ सकते हैं। मौसम पहले से अच्छा है, ऐसा हो सकता है। मौसम पहले से ख़राब है, ये भी हो सकता है। या आपको समझ ही नहीं आ रही कि किस तरह का मौसम आने वाला है, ये भी हो सकता है। इस गज़ल के शेर भी इसी तरह से ओपन एंडेड हैं। मिर्ज़ा गालिब साहब को कुछ शेरों में लग रहा है कि उनकी ज़िंदगी के हालात बदलने वाले हैं, शायद कोई मुसीबत उनके रास्ते आने वाली है, लेकिन उन्होंने ओपन एंडेड रहने दिया है कि वो मुसीबत क्या है, या और इन शेरों के किसी एक मीनिंग को पकड़ने की कोशिश शायद हमें नहीं करनी चाहिए। इनका मज़ा ही इसमें है कि इनको एक ओपन एंडेड अंदाज में पढ़ा जाए। तो आइए पहले गज़ल को पढ़ते हैं, फिर इसके शेरों को समझने की कोशिश करेंगे। तो गालिब साहब कहते हैं कि कोई दिनगर जिंदगानी और है, कोई दिनगर जिंदगानी और है, अपने जी में हमने ठानी और है। आतिशे दोज़ख में ये गर्मी कहाँ, आतिशे दोज़ख में ये गर्मी कहाँ, सोज़े गम हाय निहानी और है। बारहा देखी हैं उनकी रंजिशें, बारहा देखी हैं उनकी रंजिशें, पर कुछ अब के सर गिरानी और है। दे के खत मुँह देखता है नामा पर, दे के खत मुँह देखता है नामा पर, कुछ तो पैगामे ज़बानी और है। काताए आमार हैं अक्सर नुजूम, काताए आमार हैं अक्सर नुजूम, वो बलाए आसमानी और है। हो चुकी गालिब बलाएं सब तमाम, हो चुकी गालिब बलाएं सब तमाम, एक मर्गे नागहानी और है। ये थी पूरी गज़ल। पहला शेर देखते हैं कि कोई दिनगर जिंदगानी और है, अपने जी में हमने ठानी और है। तो गालिब साहब आशिक कह रहा है कि कोई दिन अगर हमारी ज़िंदगी और बाकी है, अगर हमें कुछ और दिन जीने का मौका मिला, हमारी किस्मत में ज़िंदगी के कुछ और दिन लिखे अगर हैं, तो अपने जी में हमने ठानी और है। तो अपने दिल में, अपने जी में हमने कुछ और ही करने की ठानी है, कुछ नया करने की ठानी है, शायद जो हमने पहले नहीं किया। तो अब क्या आशिक ने अपने जी में ठानी है, क्या इरादा उसने बनाया है, ये मिर्ज़ा गालिब साहब ने अपने एक ख़त में बताने की कोशिश की है, जो उन्होंने 1864 में लिखा था। मैं उसको पैराफ्रेज कर रहा हूँ। तो गालिब साहब ने कहा था कि इस शेर में कुछ मुश्किल नहीं है, जो लफ्ज़ हैं वही माने हैं, या? और वो कहते हैं कि शायर क्यों बताए कि उसने अपने जी में क्या करने की ठानी है, या कुछ भी हो सकता है। वो इस दुनिया को छोड़ के जा सकता है, वो फ़कीर बन के शहर से बाहर कहीं अपना डेरा बसा ले, ये हो सकता है। वो एक वहशी आशिक बन के दश्त में रहने के लिए चला जाए, ये भी हो सकता है। इसके अंदर एक धमकी की टोन भी है कि अगर मुझे इश्क के गम इसी तरह सताते रहे, महबूब सताता रहा, दुनिया सताती रही, तो मैं रो रो के आंसुओं का एक ऐसा सैलाब इस दुनिया में बर्पा करूंगा कि पूरी दुनिया, पूरा शहर उसमें डूब के बर्बाद हो जाएगा। तो इस तरह की धमकी का रंग भी इसके अंदर हो सकता है। और गालिब साहब कह रहे हैं कि इस राज को खोलने की कोशिश ना ही की जाए तो बेहतर है। कुछ भी हो सकता है जो आशिक ने अपने जी में करने का इरादा बना लिया हो। तो हम भी इस गुत्थी को और सुलझाने की कोशिश नहीं करेंगे। आई थिंक इसको ओपन एंडेड ही रहने देना चाहिए। तो आशिक कहता है कि कोई दिन गर जिंदगानी और है, अपने जी में हमने ठानी और है। कुछ ऐसा करने की हमने ठानी है जो हमने पहले नहीं किया, या? और अगला शेर है कि आतिश दोज़ख में ये गर्मी कहाँ, आतिश दोज़ख में ये गर्मी कहाँ, सोज़ गम हाय निहानी और है। आतिश दोज़ख का मतलब है दोज़ख की, जहन्नम की आग, हेल फायर। और रिलीजियस ट्रेडिशन में दोज़ख को, हेल को एक बड़ी गर्म तपती हुई जगह बताया जाता है, जहाँ पे आग जलती है, जिसके अंदर गुनाहगारों को हमेशा हमेशा के लिए जलाया जाता है। लेकिन आशिक कहता है कि दोज़ख की आग में भी गर्मी कहाँ, ऐसी गर्मी कहाँ। और कंपेयर किससे किया है, कहता है कि सोज़ गम हाय निहानी और है, या? गम हाय निहानी का मतलब है दिल में छुपा हुआ गम। सोज़ गम हाय निहानी, दिल में छुपे हुए या छुपे हुए गम की गर्मी। तो कह रहा है कि मेरे दिल में छुपे हुए गम की जो गर्मी है वो कुछ और ही है।
और दोज़ख की आग की गर्मी भी इस गर्मी का मुकाबला नहीं कर सकती है। तो दिल में आशिक के गम छुपा है जो जाता नहीं, जिसको वो एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता। अगर वो रोए चीखे पुकारे तो भी कोई नहीं उसकी सुनता। और ये गम और इस गम की गर्मी आशिक को अंदर ही अंदर जला के राख कर देती है या। तो दोज़ख की आग तो दिखाई देगी, दिल में लगी हुई आग ऐसी है जो दिखाई भी नहीं देती, लेकिन वो चुपचाप आशिक को और उसके दिल को जला के राख कर देती है। और इस वजह से वो आग बड़ी ख़तरनाक है, और ये आग उसके दिल के अंदर प्रेजेंट मोमेंट में लगी हुई है। दोज़ख तो मरने के बाद अगर दोज़ख गए तो गए, उस आग का सामना तब हमें करना पड़ेगा, तो देखी जाएगी। लेकिन ये मेरे दिल के अंदर जो गम की आग लगी है, ये तो मुझे आज जल के राख करने पे आमादा है। इसको तो मुझे आज हैंडल करना पड़ रहा है। इसलिए भी आशिक को ये आग बहुत बड़ी नज़र आती है और वो कहता है कि इसका इलाज किसी के पास है तो वो करे या। तो मेरे लिए ये सबसे बड़ी जला देने वाली गर्मी है, और इसके सामने दोज़ख की आग की गर्मी भी कुछ नहीं है। तो इसके अंदर एक पॉजिटिव रंग भी हो सकता है। आशिकों को अक्सर सोज़े गम सहना पसंद होता है या। तो शायद वो तारीफ़ कर रहा है कि जिस कदर सोज़े गम मुझे इस छुपे हुए गम की वजह से जो गर्मी मिली है, उसके अंदर जो मज़ा है वो दोज़ख की आग की गर्मी में भी मुझे नहीं मिल सकता है। तो उसको महबूब के हाथों जुल्मों सितम सहने हैं, उसको इश्क की आग में जलना है, और उसको वो मज़ा मिल रहा है। ये रंग भी इसके अंदर हो सकता है। मिर्ज़ा गालिब साहब ने 1860 में लिखे हुए एक अपने ख़त में इस शेर को कोट किया है, जिसमें वो दिल्ली में जो बेहद गर्मी उस समय पड़ रही थी, और जो गमो हम का हजूम वो कहते हैं मेरे ऊपर आन पड़ा है, उसको वो डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं ख़त में, अपने ख़त में, और उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने इस शेर को कोट किया है। तो ओवरऑल आशिक के दिल के अंदर जो छुपा हुआ गम है और उसकी जो गर्मी है जो उसको जला के अंदर ही अंदर राख कर रही है, उसके सामने उसको दोज़ख की आग की गर्मी भी कुछ नहीं लगती। या वो कहता है वो भी उसके सामने कुछ नहीं हो सकती है। आतिश दोज़ख में ये गर्मी कहाँ, सोज़े गम हाय निहानी और है। कि ये इस गम की आग, इस गम की गर्मी कुछ और ही है। बारहा देखी हैं उनकी रंजिशें, बारहा देखी हैं उनकी रंजिशें, पर कुछ अब के सरगिरानी और है। बारहा का मतलब है कई बार, उनकी रंजिशें, महबूब की रंजिश, महबूब की दुश्मनी, या महबूब का बुरा बर्ताव, महबूब जो दुख दर्द, जो जुल्म आशिक के ऊपर ढाता है, उसको यहाँ पे बताया गया है। ओवरऑल महबूब अक्सर आशिकों को ऐसे ट्रीट करता है जैसे कोई दुश्मन किसी इंसान को ट्रीट करे। तो बहुत दुख दर्द आशिकों को महबूब देता है, और एक रंजिश का रवैया आशिकों की तरफ रखता है। सरगिरानी लिटरल मीनिंग उसका होता है सर का भारी होना। यहाँ एक बार फिर से महबूब की दुश्मनी के लिए ही ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। जो आशिक को भारी दुख शिकायत जो महबूब के गुस्से की वजह से होती है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए ये सरगिरानी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तो वो कहते हैं कि आशिक कह रहा है कि मैंने कई बार महबूब की रंजिशें, महबूब की दुश्मनी, महबूब का गुस्सा मैंने कई बार सहा है या, और उसका गुस्सा कई बार देखा है, कई बार उसके हाथों मैंने जुल्म सितम एक्सपीरियंस किए हैं, कई बार ये हो चुका है। तो कहता है कि बारहा देखी हैं उनकी रंजिशें, उनकी रंजिशें मैंने कई बार देखी हैं, लेकिन कहता है कि पर कुछ अब के सरगिरानी और है, कि इस बार उसकी सरगिरानी, उसका गुस्सा, उसकी दुश्मनी कुछ और ही है या? तो अब भगवान जाने किस कदर मेरे ऊपर वो जुल्म सितम ढाएगा, क्या कहर मेरे ऊपर बरपा करने वाला है महबूब। किस तरह की मुसीबतें, जुल्म सितम अब उसके हाथों मुझे सहने पड़ेंगे, मैं क्या बताऊं या। तो वो कह रहा है कि पहले भी मैं बड़े दुख दर्द उसके हाथों सहे हैं, उसकी दुश्मनी सही है, लेकिन इस बार उसको लग रहा है आशिकों की एक अलग ही लेवल के दुख दर्द मेरे हिस्से में आने वाले हैं,
और वो बेचारा घबरा रहा है। तो पहले से ज़्यादा बड़ा दुखों का पहाड़ शायद उसके ऊपर टूटने वाला है, क्योंकि महबूब जो है वो पहले से भी ज़्यादा जालिम होता हुआ उसको नज़र आ रहा है। तो शायद वो घबरा रहा है कि मैं उसकी सरगिरानी को उसकी रंजिश को कैसे सहूँगा। और एक वंस अगेन इसके अंदर एक लज्जत का रंग भी हो सकता है, या तो वो शायद ये भी सोच रहा है कि पहले भी तो उसने मेरे ऊपर जुल्म ढाए हैं, पहले भी मुझे सोज़े गम दिया है, दुख दर्द की लज्जत उसने मुझे पहले भी दी है, लेकिन इस बार उसकी रंजिश, उसकी सरगिरानी एक अलग ही अंदाज में मुझे दिखाई दे रही है। तो क्या जाने किस कदर दर्द की लज्जत मुझे नसीब होगी, ये रंग भी इसके अंदर हो सकता है। ओवरऑल वो कहता है कि कई बार मैंने उसकी रंजिश देखी है, और लफ्ज़ उनकी रंजिशें, या तो प्लूरल है ये लफ्ज़। स्ट्रेट फॉरवर्ड रंग ये है कि महबूब की रंजिश की बात हो रही है, ज़माने की, दुनिया के लोगों की, या एक से ज़्यादा महबूब जिससे वो इश्क करता है उनकी रंजिशें भी यहाँ हो सकती। स्ट्रेट फॉरवर्ड रंग ये है कि जिस महबूब से वो बेहद इश्क करता है उसकी रंजिश की बात हो रही है। बारहा देखी हैं उनकी रंजिशें, पर कुछ अब के सरगिरानी और है, कि महबूब का गुस्सा, उसकी दुश्मनी इस बार मुझे कुछ और ही, एक अलग ही लेवल की नज़र आ रही है और मैं घबरा रहा हूँ। देख के खत मुंह देखता है नामा बर, सॉरी, देख के खत मुंह देखता है नामा बर, कुछ तो पैगाम ज़बानी और है। देखें क्या खूबसूरत सीन मिर्ज़ा गालिब साहब ने क्रिएट किया है। नामा पर कहते हैं मैसेंजर को, जो आपके ख़त या पैगाम लोगों तक पहुंचाता है और जवाब लेके आता है। और आशिक अक्सर महबूब को ख़त लिखता है और ख़त का जवाब नहीं आता, या पॉजिटिव जवाब तो कभी आता ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे लगता है कि कम से कम जवाब ख़त का आया है। तो कह रहे हैं कि दे के ख़त मुंह देखता है नामा पर, नामा पर ख़त लेके आया है उसने, गालिब साहब को, आशिक को ख़त दिया है, और अब वो आशिक के मुंह की तरफ देख रहा है, या मुंह उसका ताक रहा है, या? और शायद वो झिझक रहा है कुछ कहने के लिए, शायद वो आशिक की रिएक्शन देख रहा है कि ख़त पढ़ के आशिक कैसा रिएक्ट करता है, और आशिक को शक हो रहा है कि कुछ ना कुछ बात यहाँ पे अभी और है, ये मेरा मुंह क्यों देख रहा है, ये तो कभी पहले ऐसा करता नहीं था, या? और वो कह रहा है कि कुछ तो पैगाम ज़बानी और है। पैगाम ज़बानी, ऐसा पैगाम जो ख़त में लिखने की बजाय ज़बानी भिजवाया गया हो, महबूब ने कहा हो कि गालिब को जाके ये भी कह देना, या? तो आशिक को शक हो रहा है, गालिब साहब को शक हो रहा है कि कुछ तो ज़बानी पैगाम और भी है, नामा पर एक ज़बानी पैगाम भी लेके आया है, और वो झिझक रहा है मुझे वो पैगाम देने के लिए, या मुझे वो पैगाम सुनाने के लिए। तो वो पैगाम क्या है, नामा पर क्यों मुंह ताक रहा है, वंस अगेन इट्स ओपन एंडेड। तो प्यार भरा पैगाम तो महबूब आशिकों के लिए भिजवाता नहीं है। तो हो सकता है उसने कहा हो कि उसने कोई गालियाँ या कोई और अपशब्द महबूब ने आशिक के लिए भिजवाए हों, कहा हो कि जाके ये ख़त उसको देना और साथ में 4 गालियाँ भी उसको सुनाना, है। और बेचारा नामा पर झिझक रहा है वो बुरी बातें और वो बुरा पैगाम गालिब साहब को देने के लिए, है। ये हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि सच में प्यार भरा पैगाम ही ख़त में आया हो, या? और लेकिन नामावर को पता है कि दिस इज़ एन अनयूजुअल सिचुएशन, या वो कई बार ख़त लेके आ चुका है, वो रंजिश से भरे और गुस्से से भरे ही ख़त थे, इस बार प्यार भरा ख़त आया है, या? तो वो बेचारा मुंह ताक रहा है कि वो गालिब साहब की रिएक्शन का वेट कर रहा है कि वो ख़त पढ़ें और उससे कुछ कहें, और वो बाकी की बात भी, फिर बाकी का पैगाम भी उनको दे, या? तो वो जो प्यार भरा पैगाम है वो ख़त में हो सकता है, या प्यार भरा पैगाम जो है वो ज़बानी भिजवाया गया है, ये भी हो सकता है। और ओवरऑल या तो नामा पर झिझक रहा है क्योंकि वो कोई बुरा पैगाम ज़बानी लेके आया है जो महबूब ने भिजवाया है, या फिर वो आशिक की रिएक्शन का इंतज़ार कर रहा है। वो रिएक्शन के बेसिस पे वो आशिक किस तरह रिएक्ट करता है ख़त को, उसके बेसिस पे वो फिर नामा पर शायद ये डिसाइड करे कि कैसे उसको ये अगला ज़बानी बुरा पैगाम सुनाना है, कैसे जो गालियाँ महबूब ने भेजी हैं वो डिलीवर करनी है, या? तो ये सारे रंग इसके अंदर हो सकते हैं। ओवरऑल आशिक को शक हो रहा है कि भाई कोई और बात भी है जो ये बताने से झिझक रहा है। देख के खत मुंह देखता है नामा पर, सॉरी,
देख के खत मुंह देखता है नामा पर, कुछ तो पैगामे ज़बानी और है। क्या सीन गालिब साहब ने वंस अगेन क्रिएट किया है। देख के खत मुंह देखता है नामा बर, कुछ तो पैगामे ज़बानी और है। काताए आमार हैं अक्सर नजूम, काताए आमार हैं अक्सर नजूम, वो बलाए आसमानी और है। नजूम कहते हैं सितारों को। ये कॉमन मेटाफर है शायरी में और हमारे कल्चर में कि आसमान में जब सितारों की गर्दिश होती है तो लोगों की किस्मत बदलती है। आशिक की किस्मत जो है वो हमेशा बुरे अंदाज में ही बदलती है। तो सितारों की गर्दिश जो है वो आशिक के लिए बुरी किस्मत ही लेके आती है। और मौत का पैगाम भी लेके आ सकती है ये गर्दिश। तो कोई ना कोई बला, कोई ना कोई मुसीबत ही सितारे आशिक की तरफ भेजते हैं। और आसमान को एक हायर डिवाइन पावर से भी कंपेयर किया जाता है, या एक हायर डिवाइन पावर भी समझा जाता है। और अगर कोई बहुत बड़ी बला सितारों की गर्दिश आपके लिए भेजे तो उसको आप बलाए आसमानी कह सकते हैं। एक ऐसी बला जो आसमान ने आपके लिए भेजी हो है। तो कोई एक बड़ी भयानक बला या मुसीबत है। तो कहते हैं कि काताए आमार हैं अक्सर नजूम। काताए आमार का मतलब है ऐसी चीज़ जो लोगों की ज़िंदगी को काट दे। या जो आमार लफ्ज़ है वो उम्र लफ्ज़ का प्लूरल है। तो कहते हैं कि हमने अक्सर देखा है कि जो नजूम है वो काताए आमार बनते हैं, वो लोगों की ज़िंदगी को काट देते हैं, लोगों के लिए मौत का पैगाम लेके आते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं, ये तो हमने अक्सर होते हुए देखा है। काताए आमार हैं अक्सर नजूम, लेकिन यह वो कहते हैं कि वो बलाए आसमानी और है। क्यों कहते हैं कि इस बार ये जो बलाए आसमानी हमारे लिए आने वाली है ये कुछ और ही है। या तो कौन सी बला आने वाली है, जो इस बार आसमान ने किस्मत ने हमें भेजी है, वो कह रहे हैं कि वो बला कुछ और ही है। तो इम्प्लीकेशन इसकी क्या है कि वो एक साधारण आम तौर पे आने वाली बला या मौत नहीं है। उससे भी बढ़कर कुछ ज़्यादा बुरी बला आसमान ने हमारे लिए इस बार भेजी है। तो ये बला मौत हो सकती है, एक साधारण मौत नहीं, बड़ी कोई दर्दनाक मौत उनके लिए आने वाली है। ये इस बात का उनको अंदेशा है, उनको किसी वजह से लगा है कि एक बड़ी भयंकर मौत मेरे लिए आने वाली है। महबूब को भी बलाए आसमानी आप कह सकते हैं, या महबूब के जुल्म सितम को बलाए आसमानी कह सकते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में महबूब को आसमान से भी कंपेयर किया गया हो कि उसका रुतबा इतना बड़ा है कि वो आसमान के जैसे एक डिवाइन पावर है जो आशिक की ज़िंदगी के ऊपर पूरा कंट्रोल रखता है। या तो महबूब के जुल्म सितम एक नए और बड़े जालिम अंदाज में आशिक को सहने पड़े, ये भी हो सकता है। ये उसकी किस्मत में लिख दिया गया है, ये हो सकता है। और कोई नई ऐसी मुसीबत आए जो मौत से भी बढ़कर गालिब साहब को लगे, ये भी हो सकता है। तो मौत के साथ साथ आराम भी आता है। मौत आई तो किस्सा ख़त्म हो गया, लेकिन शायद कोई ऐसी मुसीबत उनकी किस्मत में लिख दी गई हो जो मौत से भी बदतर हो, या फिर ये लिख दिया गया हो कि मरने के बाद भी उनको चैन नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। ये मौत से भी एक बड़ी बला हो सकती है। तो इस तरह की कोई आसमानी बला उनकी तरफ आने वाली है, ये उनको अंदेशा है। अब वो बला क्या है, पॉसिबिलिटीज़ कुछ हैं जो हमने डिस्कस की हैं, बट ओवरऑल ये भी ओपन एंडेड ही शेयर है। वो बला कुछ भी हो सकती है, किसी भी अंदाज में गालिब साहब की किस्मत में वो बला आ सकती है। और कहते हैं काताए आमार हैं अक्सर नजूम, वो बलाए आसमानी और है। स्ट्रेट फॉरवर्ड रंग ये है कि उनका महबूब जो है, और महबूब के जुल्म सितम ही वो आसमानी बला है जिसके बारे में वो सोच सोच के परेशान हो रहे हैं, घबरा रहे हैं। हो चुकी गालिब बलाएं सब तमाम, हो चुकी गालिब बलाएं सब तमाम, एक मर्गे नागहानी और है। मर्ग कहते हैं मौत को, मर्गे नागहानी का मतलब है सडन डेथ, अचानक आ जाने वाली मौत जिसके लिए आप तैयार ना हो। तो आपको लगता है कि अभी ज़िंदगी बाकी है और अचानक मौत आ जाए, ये सिनेरियो हो सकता है। जब आप मौत चाहें वो ना आए लेकिन फिर अचानक आ जाए। आपने बड़ी बड़ी मुसीबतें, बड़ी बड़ी बीमारियां सर्वाइव कर ली हों और आप नहीं मरे हों, लेकिन फिर अचानक से मौत आ जाए जब आपने एक्सपेक्ट ही ना किया हो। तो इस तरह की मौत को एक मर्गे मर्गे नागहानी कहेंगे। तो शेर है कि हो चुकी गालिब बलाएं सब तमाम, एक मर्गे नागहानी और है।
क्या खूबसूरत शेर है। एक लाचारी की टोन है, एक बुरी किस्मत को भी दर्शाया गया है। सारी ज़िंदगी उन्होंने बड़ी बड़ी बलाओं का, बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना किया है। एक ये पॉइंट इस शेर का है। तो वो कह रहे हैं कि वो सारी बलाएं तो तमाम हो गई, लेकिन कॉन्ट्राडिक्शन और वो देखें, कॉन्ट्रास्ट देखें। लेकिन कहते हैं कि एक मर्गे नागहानी और है। तो फिर इसका मतलब ये है कि सारी बलाएं अभी ख़त्म नहीं हुई हैं। वो पहली लाइन में तो कह रहे हैं कि सारी बलाएं ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन अभी एक बला और बाकी है। तो इफेक्टिवली सारी बलाएं अभी ख़त्म नहीं है हुई हैं। तो एक बिना चेतावनी के अचानक आ जाने वाली मौत अभी बाकी है। और इस मौत के बारे में सोच सोच के वो घबरा रहे हैं। और मिर्ज़ा गालिब साहब ने 1861 और 1867 में दो ख़त लिखे हैं, जिसके अंदर उन्होंने इस शेर को कोट किया है। और कॉन्टेक्स्ट ये है कि 1861 का के ख़त के बारे में अगर हम बातचीत करें तो ये 1857 के बाद का अरसा है। तो 1857 में दिल्ली में गदर मचा था, रिवोल्ट हुआ था, इंडिपेंडेंस का रिवोल्ट हुआ था। और बहुत कत्लेआम हुआ। मिर्ज़ा गालिब साहब दिल्ली में ही थे, उनको वो कत्लेआम देखना पड़ा। और बड़ी गुर्बत का भी सहना, गरीबी का भी सामना करना पड़ा। और उसके बाद फिर 1861 में कहते हैं कि एक हैजे का, कॉलरा का एपिडेमिक दिल्ली में फैल गया। कई लोग उसके अंदर मारे गए। मिर्ज़ा गालिब साहब को उस टाइम पीरियड में भी दिल्ली में रहना पड़ा। ऊपर से उनका बुढ़ापा भी आ रहा था 1867 में, तो वो गुजर गए। तो वो कह रहे हैं कि पहले ही ज़िंदगी मुश्किल थी, फिर गदर आ गया, कत्लेआम हुआ, बुढ़ापा आने लगा, ऊपर से शहर में बीमारी फैल गई। तो इस कॉन्टेक्स्ट में वो कह रहे हैं कि सारी बलाएं आ गई, अब बस एक बीमारी का ही आना बाकी रह गया था, वो भी आ गई। और अब इन सब मुसीबतों को मैंने सरवाइव कर लिया, मैंने सह लिया। अब शायद एक और अचानक आने वाली मौत बाकी रह गई है। तो मौत का वो इंतज़ार कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ज़िंदगी बड़ी मुश्किल गुजरी है, कई बलाओं का मैंने सामना किया है। हो चुकी गालिब बलाएं सब तमाम, एक मर्गे नागहानी और है। कि अब एक मौत बाकी रह गई है, बाकी सब कुछ मैंने इस दुनिया में देख लिया। जो बलाएं एक इंसान के सामने आ सकती हैं वो सारी मेरे ऊपर आ चुकी हैं, और मैं उन सबको सह चुका हूँ। अब एक फाइनल बला आएगी, किसी दिन मौत आ जाएगी। तो ये सारे रंग इन शेरों में हैं। आई होप यू एंजॉयड इट। थैंक यू।